हेलो विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। लोकतंत्र में जैसा हमने पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जो लोकतंत्र है वो जो कि जनता की अधिक से अधिक उसमें सहभागिता होती है। जनता सीधे ही जब शासन प्रक्रिया में भाग लेती है तो वो होता है लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता स्वयं शासन प्रक्रिया में भाग न लेकर के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रक्रिया को चलाती है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहते हैं, तो वर्तमान परिस्थितियों में जो लोकतंत्र को लागू करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को निश्चित अवधि के लिए एक शासक के रूप में नियुक्त करती है, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखती है और चुनावों के माध्यम से अनुपयुक्त सिद्ध होने पर उन्हें पद से हटाती है। तो इसमें जो चुनाव है साधारण बहुमत के आधार पर होता है। जब वो चुन लिया जाता है तब वह केवल बहुमत का प्रतिनिधि नहीं रह जाता, समस्त क्षेत्र व उस क्षेत्र के नागरिकों का प्रतिनिधि बन जाता है। तो ये इस प्रकार से प्रतिनिधियों को चुनने का और एक बड़ा ही शुरू से यह प्रश्न हमेशा से विश्लेषकों और आलोचकों में उठता रहा है कि जो जनसाधारण है उन्होंने जो प्रतिनिधित्व इन प्रतिनिधियों को दिया है वो किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसको विश्लेषण करने के लिए ही जो प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत हैं वो काफ़ी समय से, और जो चिंतक हैं राजनीति विज्ञान के, उन्होंने अपने विश्लेषण के आधार पर कुछ सिद्धांत दिए हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व के सिद्धांत कहा जाता है। जो पहला है वो है प्रतिनिधित्व का प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, जिसके समर्थक हॉब्स और हैमिल्टन है। तो इस सिद्धांत में व्यवस्था और सत्ता की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ताधारियों पर जो जनसाधारण है उनकी नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं होती। ये एक प्रकार से राजतंत्र का समर्थक है और यह मानता है कि जो कार्यपालिका है वो संसद उच्च कोटि के ज्ञान और विवेक से संपन्न होती है। तो इन्हें लोकमत पर ध्यान देना चाहिए पर उनसे बंधना नहीं चाहिए। इसी कारण इसका एक सबल पक्ष यह है कि यह लोकहित से सरोकार रखती है और शासक वर्ग को लोकहित का सर्वोत्तम रक्षक व साधक मानती है। और इसमें इतनी ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि यह जो शासक है वो लोकहित का ध्यान रखे। अगला है प्रतिनिधित्व का जो रूढ़िवादी सिद्धांत, जिसके समर्थक बर्क और जेम्स मैडिसन हैं। तो इसमें जो जनसाधारण है उसको विशिष्ट वर्ग में से ही अपने शासकों का चयन करना होता है। तो एक तरीके से ये रूढ़िवादी जो सिद्धांत है सार्वजनिक नियंत्रण को तो स्वीकारता है लेकिन जनसाधारण की सहभागिता को नहीं, क्योंकि जो चुनाव है उनमें जो विशिष्ट वर्ग है जो कि एक तरीके से निश्चित है, उन्हीं में से ही अपने शासकों का चयन करना होता है। अगला जो सिद्धांत है वो है प्रतिनिधित्व का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत, जिसके समर्थक रूसो व नववामपंथी हैं। तो इसमें लोक मत है उसको तो बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और यह प्रतिनिधि जो शासन है अर्थात सीधे शासन की प्रक्रिया को ये बड़ा अच्छा मानते हैं और उसमें लोकमत की भूमिका पर अधिक महत्व देते हैं। प्रतिनिधि शासन को ये अस्वीकार करते हैं और इनके अनुसार जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वही सच्चा लोकतंत्र है। जैसा कि रूसो, आप पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं, सच्ची आज़ादी के समर्थक हैं। तो बीच में वो किसी प्रकार की कोई माध्यम स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का नहीं। अंतिम जो सिद्धांत है वो है प्रतिनिधित्व का उदारवादी सिद्धांत, जो कि सबसे लोकप्रिय है और व्यवहार में सबसे अधिक प्रचलन में है। इसके समर्थक हैं लॉक और जेफरसन। इनके अनुसार लोग वस्तुतः समान हैं, स्वतंत्र हैं और सभी शासन के हेतु समान रूप से समर्थ भी हैं। तो इसमें जो प्रत्येक प्रतिनिधि को अपने निर्वाचनों का एक संदेश वाहक के रूप में कार्य करना चाहिए, नीति निर्माता के रूप में नहीं। यानी जो भी मतदाता हैं और उन मतदाताओं में से ही जो शासक वर्ग के लिए जो चुना जाता है एक प्रतिनिधि के रूप में, तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि वो इनसे श्रेष्ठ है। उसको ये मानना चाहिए कि मैं सहित सभी समान है और मुझे इनका एक संदेश वाहक के रूप में कार्य
करना है कि क्या इनके हित हैं, उनका स्पष्टीकरण किस प्रकार से होगा और नीति और योजना की दृष्टि से उनकी पूर्ति किस प्रकार से होगी। तो एक तरीके से इन प्रतिनिधियों को, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उन्हें एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करना है। तो जो भी राजनीति विज्ञान में चिंतक हैं, उन्होंने प्रतिनिधित्व के उद्देश्य को सार्थक बनाने हेतु समझने की दृष्टि से इन सिद्धांतों का निरूपण किया है। अब हम प्रतिनिधित्व की जो प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर करेंगे कि मतदान, चुनाव क्या है कि आधुनिक लोकतंत्र की आधारशिला है, क्योंकि इनके माध्यम से ही जो सहभागिता है वो सुनिश्चित होती है। क्योंकि लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है कि जनता का शासन, और जनता का शासन में जो भाग है वो किस प्रकार से सुनिश्चित होगा, वो मतदान और चुनाव के माध्यम से ही उनकी जो सहभागिता है वो सुनिश्चित होती है। तो इसमें जो पहला सीढ़ी है वो है निर्वाचक मंडल। साधारणतः भौगोलिक आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको बांट दिया जाता है, जिसका प्रमुख आधार जनसंख्या होती है जो कि बराबर हो। तो यहाँ कुछ जो ऐसे जैसे भारतीय संदर्भ में जैसे SC ST है जिनको कि अपना समुचित भाग शुरू से नहीं मिला है, तो उनके लिए सीटें भी आरक्षित कर दी जाती है। जो निर्वाचक मंडल है वो एक सदस्य भी होता है, बहुसदस्य भी होता है। एक सदस्य यानी एक सदस्य का वहाँ चयन करना होता है, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसका इलेक्शन हो। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र यानी जहाँ से एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन करना हो। ये तो हो गया निर्वाचक मंडल। अब वयस्क मताधिकार जो कि मेन मापदंड है राजनीतिक समानता प्राप्ति का, तो इसके अंतर्गत वन मैन वन वोट की पद्धति अपनाई जाती है और समानता का वातावरण इसके माध्यम से स्थापित किया जाता है। इससे उत्तरदायित्व की भावना लोगों में आती है कि वो भी शासक में भाग लेने के लिए अधिकृत हैं। तो इस दृष्टि से जो वर्ग हैं उनके हितों की अनदेखी यहाँ नहीं की जा सकती, क्योंकि यही वो प्रभुत्व जो संप्रभुता है वो लोगों को इसी के माध्यम से प्राप्त होती है कि वो भी राजनीतिक संप्रभुत्व संपन्न है। अब प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है, एक तो होती है प्रत्यक्ष जिसमें मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष जिसमें मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करते बल्कि एक निर्वाचक गण का वो चुनाव करते हैं जो कि आगे चलकर अंतिम प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो यहाँ जो प्रतिनिधित्व की जो आधार हैं वो हैं, एक तो क्षेत्रीय, दूसरा है कृत्यात्मक। क्षेत्रीय अर्थात जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। तो उस दृष्टि से वर्तमान में जो भी प्रतिनिधित्व के जो आधार है वो क्षेत्रीय आधार पर ही सीटों का आवंटन जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। दूसरा है कृत्यात्मक, जिसके समर्थक GDH कोल हैं। वो ये मानते हैं कि समाज में जितने भी वर्ग हैं और जो वर्ग जिस कार्य से संबंधित हैं, यानी कोई भी जैसे बढ़ई जो कि बढ़ई का कार्य करता है, दर्जी यानी कपड़े सीने का कार्य करता है, तो इस प्रकार से कृत्य यानी कार्यों के आधार पे वहाँ सीटों का आवंटन होना चाहिए। यानी जो वर्ग जिस कार्य को करता है और उनकी संख्या का आकलन करके वहाँ सीटों का आवंटन किया जाना चाहिए कि ये बढ़ई क्षेत्र किसी कार्य करने वाले लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा है तो ये उनके लिए आरक्षित, मोची है तो ये उनके लिए आरक्षित, दर्जी है तो ये उनके लिए आरक्षित। तो एक प्रकार से कल्पनात्मक चिंतन है GDH कोल का, जो कि उनका उद्देश्य ये था कि जिन कार्यों से संबंधित जो लोग मतदाता हैं अधिकांश रूप में, वो जब ऐसे चुनकर आएंगे और सदन में बैठेंगे तो वो अपनी समस्याओं को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और वहाँ अपनी मांग वो उठा सकते हैं। लेकिन ये इतनी चलन में नहीं है। एक कल्पनात्मक चिंतन था GDH कोल का। क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व है वो व्यवहार में और विश्व में अधिकांश चलने वाला प्रतिनिधित्व का आधार माना गया है। अब निर्वाचन प्रणालियों के में देखते हैं तो बहुलतम प्रणाली जो कि सबसे अधिक प्रचलित है, जो कि भारतीय दृष्टिकोण से, जैसे USA की प्रतिनिधि सभा में भारत में MP और MLA के जो चुनाव है उनमें कि जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है यानी जो सबसे आगे जीत उसकी, तो इसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त करना जरूरी नहीं होता।
ये दो दलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है, इससे स्थिर सरकार बनाने में भी सहायता मिलती है। अगली है बहुमत प्रणाली, जहाँ की एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में 3 या 4 खड़े हो और उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त करना जरूरी होता है, अर्थात 50% से अधिक जो वोट है यानी कोटा निर्धारित कर दिया जाता है और उसे उस उम्मीदवार को प्राप्त करना होता है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो वैकल्पिक मत प्रणाली अर्थात मतदाता वरीयता क्रम में जो विभिन्न जो उम्मीदवार हैं उनको 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम में वोट देता है और जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिलते हैं उसे मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है और जो 50% का जो कोटा होता है उसके नज़दीक होते हैं उन्हें दूसरी वरीयता को उनकी जो बाहर किए गए जो उम्मीदवार हैं उनकी वरीयता को उनमें शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो वैकल्पिक मत प्रणाली है वो अमेरिका में भारत के जो राष्ट्रपति चुनाव है इनमें काम में ली जाती है। दोबारा मतदान प्रणाली अर्थात इसमें एक ही उम्मीदवार वोट देता है और जिसके पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं होता तो पूर्ण बहुमत के लिए दोबारा मतदान होता है। इसमें क्या होता है कि जो 50% का जो कोटा है उसके नज़दीक जब गिनती होती है देखते हैं कौन से दो जो फर्स्ट और सेकंड आए हैं वो उसके नज़दीक हैं तो बाकियों को हटा दिया जाता है, उन्हीं के मत दोबारा से मतदान होता है और जो हटाए उनके जो वोट है उनको वहाँ शिफ्ट किया जाता है। वो तब तक शिफ्टिंग का कार्य चलता है जब तक कि 50% का जो कोटा है वो हासिल कर लिया जाए। तो इस प्रकार से ये बहुमत आधारित वो प्रणालियाँ हैं जहाँ जो वर्तमान में व्यवहार में अधिकांश देशों में लाई जाती हैं, लेकिन ये आलोचक इनको आलोचना की दृष्टि से भी देखते हैं कि इनमें केवल बहुमत की जीत होती है, अल्पसंख्यक की नहीं। तो अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व बना रहे इसके लिए प्रणाली काम में ली जाती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो जैसे राज्यसभा के जो चुनाव है इनमें ये काम में ली जाती है, यानी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को अपने वोटों की संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व प्रदान करना होता है। इसके दो तरीके हैं, एक सूची प्रणाली कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों के उम्मीदवार की सूचियां दी जाती हैं और मतदाता किसी एक सूची पर निशान लगा देता है और उसमें उम्मीदवार का चुनाव उस सूची के क्रम के अनुसार प्रत्येक दल को उसके अनुसार सीटें या वोट बांट दी जाती हैं। तो इस प्रकार की जो सूची प्रणाली है वो जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इजराइल, इटली, फिनलैंड वहाँ इस प्रकार की प्रणाली काम अपनाई जाती है। दूसरा एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली अर्थात यहाँ भी वोट वरीयता क्रम में दिए जाते हैं चुनाव कोटा के बराबर और जो चुनाव कोटा है वो प्राप्त करना जरूरी होता है और जो हस्तांतरण की या वरीयता की जो प्रक्रिया है उसको तब तक दोहराते हैं जब तक कि सारी सीटें भर नहीं जाए। एक समवर्ती बहुमत प्रणाली और होती है जिसमें संख्यात्मक बहुमत के निर्णय को अल्पमत द्वारा रोकने की शक्ति होती है, जिसे एक आम भाषा में वीटो पावर भी कहा जाता है, जो कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में, ईयू में, इन सब में ये काम में ली जाती है। तो इस दृष्टि से आज विश्व में अधिकांश जो देश है और जो व्यवस्था है जहाँ भी प्रतिनिधि लोकतंत्र है या प्रतिनिधित्वात्मक जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ उनको प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए इस प्रकार की जो प्रतिनिधित्व की जो प्रक्रिया हैं, प्रणाली हैं और जो सिद्धांत हैं वो इस आधार पे उनका विश्लेषण किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।